फिल्म की शुरुआत इंसीडियस पार्ट 1 के अंत से होती है, जहां जोश अपने बेटे डाल्टन को मृतकों की दुनिया से बचाने के लिए खुद उस दुनिया में चला जाता है। वो डाल्टन को तो वापस ले आता है, लेकिन अपनी आत्मा को वहीं छोड़ देता है और उसका शरीर एक काले कपड़े वाले राक्षस के कब्जे में आ जाता है। फिल्म 1986 में शुरू होती है, जब युवा एलिस जोश की माँ लोरेन के घर आती है। लोरेन एलिस को वे तस्वीरें दिखाती है जिनमें एक दुल्हन का राक्षस धीरे धीरे जोश की ओर बढ़ रहा था, जो उस समय एक छोटा बच्चा था। एलिस को पता चलता है कि जोश में मृतकों की दुनिया में जाने की शक्ति है और एक राक्षस उसी शक्ति के कारण उसका पीछा कर रहा है। वह राक्षस जोश के शरीर पर कब्जा करना चाहता है। एलिस और लोरेन मिलकर उस घटना से जुड़ी सारी यादें और जोश की उस शक्ति को मिटा देते हैं। 25 साल बाद वर्तमान समय में पुलिस अधिकारी एलिस की हत्या के मामले में जोश की पत्नी रेनाई से पूछताछ कर रहे हैं। रेनाई पुलिस को अपने घर की अलौकिक घटनाओं के बारे में बताती है, लेकिन पुलिस अधिकारी उस पर विश्वास नहीं करते। वे रेनाई को बताते हैं कि अगर एलिस के गले पर मिले हत्यारे के फिंगरप्रिंट जोश से मेल खाते हैं तो वे जोश को गिरफ्तार करेंगे। जोश अपने परिवार के साथ अपनी मां के घर में रहने लगता है, लेकिन रेनाई को वहां भी अलौकिक गतिविधियां महसूस होती हैं, जैसे कि संगीत बजना, पियानो अपने आप बजना और उसकी छोटी बेटी का किसी को देखकर रोना। रेनाई जोश को इन घटनाओं के बारे में बताती है, लेकिन जोश उस पर विश्वास नहीं करता। जोश रेनाई को बताता है कि जब वो मृतकों की दुनिया से लौटा था तो एक राक्षस उसका पीछा कर रहा था जिसने एलिस की हत्या की थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। रेनाई अनिच्छा से जोश की बात मान लेती है। एलिस के सहयोगी जो भूत प्रेत विशेषज्ञ हैं, एलिस के घर जाते हैं। वहां उन्हें 1996 का एक वीडियो टेप मिलता है जो एलिस ने जोश के बचपन के मामले की जांच करते समय बनाया था। वीडियो में उन्हें जोश के पीछे कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है जिससे वो बात कर रहा है। लोरेन डाल्टन के पास बैठी होती है जब वो सो रहा होता है। डाल्टन नींद में कहता है कि लोरेन के पीछे कोई है। फिर लोरेन को अपने घर में एक सफेद कपड़े वाली महिला दिखाई देती है। लोरेन डर जाती है और जोश को इसके बारे में बताती है, लेकिन जोश उस पर विश्वास नहीं करता और उससे गलत शब्दों में बात करता है। सुबह के समय जोश रेनाई के पास बैठता है और उसे बताता है कि उसे एक बुरा सपना आया था। वो रेनाई को अपना सपना बताता है जिसमें डाल्टन उस रात के बारे में बता रहा था जब लोरेन उसके पास थी और उसके पीछे सफेद कपड़े वाली महिला थी। डाल्टन रेनाई को यह भी बताता है कि जोश अकेले में किसी अदृश्य चीज से बात करता है जिससे वो बहुत डरा हुआ है। रेनाई उसे शांत करती है और कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। रेनाई को पुलिस अधिकारी का फोन आता है जो उसे बताता है कि एलिस के गले पर मिले फिंगरप्रिंट जोश से मेल नहीं खाते। रेनाई को ये बात पचाना मुश्किल होता है क्योंकि उसे पता है कि एलिस की हत्या जोश ने ही की थी। फिर रहस्यमयी घटनाएं शुरू होती हैं और रेनाई को काले कपड़े वाला राक्षस दिखाई देता है। रेनाई को अपनी छोटी बेटी के कमरे से राक्षस की आवाजें सुनाई देती हैं। उसकी बेटी रोने लगती है। रेनाई दौड़कर अपनी बेटी के कमरे में जाने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद होता है। किसी तरह रेनाई दरवाजा खोलकर कमरे में प्रवेश करती है, लेकिन उसे अपनी छोटी बेटी नहीं मिलती है। फिर रेनाई को दूसरे कमरे से राक्षस की आवाज सुनाई देती है। एक बूढ़ी महिला की आत्मा रेनाई पर हमला करती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। लोरेन तुरंत एलिस के सहयोगी भूत प्रेत विशेषज्ञों के पास जाती है और उन्हें बताती है कि राक्षस अभी भी उनके घर में है और उनके परिवार की जान खतरे में है। वो उनसे मदद मांगती है। वे दोनों लोरेन को जोश का बचपन का वही वीडियो दिखाते हैं। जूम लेंस का उपयोग करके वे वीडियो में जोश के पीछे की छाया दिखाते हैं जो जोश का युवा रूप है। इसे देखकर लोरेन बहुत परेशान हो जाती है। वो एलिस के सहयोगी भूत प्रेत विशेषज्ञ को बुलाती है और वरिष्ठ भूत प्रेत विशेषज्ञ पासे का उपयोग करके एलिस की आत्मा से संपर्क करने की कोशिश करता है। एलिस की आत्मा उन्हें उस अस्पताल में जाने का संकेत देती है जहां लोरेन डॉक्टर के रूप में काम करती थी। अजीब बात यह है कि वो अस्पताल लंबे समय से बंद है। अस्पताल के कमरे में जाकर लोरेन को एक घटना याद आती है। पार्कर नाम का एक मरीज वहां भर्ती था जब वो कई साल पहले वहां काम करती थी। पार्कर रहस्यमय था और एक बार जब जोश लोरेन के साथ वहां गया था तो उस मरीज ने अचानक जोश पर हमला कर दिया था और लोरेन को उस घटना के कई दिनों बाद अस्पताल के लिफ्ट में वो मरीज दिखाई देता है। जब लोरेन उससे बात करती है तो वो कोई जवाब नहीं देता। फिर लोरेन नर्स से उसकी शिकायत करती है। नर्स एक चौंकाने वाला तथ्य बताती है कि उस मरीज ने कल आत्महत्या कर ली थी। वो अब इस दुनिया में नहीं है। फिर दिखाया जाता है कि एक राक्षस जोश को उसके परिवार को खत्म करने की धमकी दे रहा था। रेनाई होश में आने के बाद डर जाती है। जोश उसे समझाने की कोशिश करता है और रेनाई अपनी बेटी के कमरे में जांच करने के लिए दौड़ती है। उसे अपनी बेटी सुरक्षित मिलती है। रेनाई जोश को बताती है कि एक सफेद कपड़े वाली महिला ने उस पर हमला किया था और कुछ भी सामान्य नहीं है। जोश उसकी बात से असहमत होता है और उसे इन आत्माओं को अनदेखा करने की सलाह देता है। अचानक पियानो बजने की आवाज सुनाई देती है। जब वे दोनों जांच करने के लिए वहां जाते हैं तो वहां कोई नहीं होता है।
फिर रेनाई पियानो पर वही संगीत बजाती है जो उस समय बज रहा था। जोश उसे संगीत बजाना बंद करने के लिए कहता है। फिर रेनाई जोश से एक सवाल पूछती है, अनुमान लगाओ ये कौन सा गाना है। लेकिन जोश को कुछ भी याद नहीं आता है। रेनाई ने जोश के लिए ये धुन बनाई थी, इसलिए वो हैरान और परेशान हो जाती है। दूसरी ओर सभी भूत प्रेत विशेषज्ञ लोरेन को लेकर उस मरीज पार्कर के घर जाते हैं। जब एलिस के दोनों सहयोगी ऊपर जाते हैं तो उन्हें एक बच्चे का कमरा मिलता है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वहाँ सभी बच्ची के खिलौने थे, जबकि पार्कर एक लड़का था। वहाँ उन्हें एक छोटी बच्ची की आत्मा दिखाई देती है जो उनसे कहती है, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो वो मुझे तुम्हें मारने के लिए मजबूर करेगी। वे डर के मारे कमरा छोड़ देते हैं। डाल्टन कुछ आवाजें सुनकर जाग जाता है और उसे किसी की डरावनी आत्मा दिखाई देती है जो उससे मदद मांगती है। उसी समय कई राक्षस वहां आकर डाल्टन पर हमला करते हैं। डाल्टन चिल्लाते हुए खुद को बचाने की कोशिश करता है। फिर रेनाई वहां आकर उसे शांत करती है। लोरेन को पार्कर के घर में एक बड़ी फोटो फ्रेम दिखाई देती है जिसमें उसी सफेद कपड़े वाली महिला की तस्वीर एक बच्चे के साथ होती है जिसे दोनों भूत प्रेत विशेषज्ञों ने देखा था। फिर एक बुरी शक्ति लोरेन पर हमला करती है जिससे झूमर गिर जाता है, लेकिन एलिस का सहयोगी उसे बचा लेता है। तब उन्हें पता चलता है कि उन्हें एलिस की आत्मा ने नहीं बल्कि पार्कर की मां ने बुलाया था। जो वो सफेद कपड़े वाली महिला की आत्मा है वो एक राक्षस है। फिर उन्हें एक गुप्त कमरा मिलता है जहां उन्हें एक काला शादी का जोड़ा और पुराने अखबारों से भरा एक बक्सा मिलता है। एलिस के सहयोगी को पता चलता है कि पार्कर एक महिला का रूप धारण करके काले शादी का जोड़ा पहनता था और युवा लड़कियों की हत्या करता था, और ये उसकी मृत मां की आत्मा द्वारा किया जाता था। और वो काले कपड़े वाली महिला जो जोश का बचपन से पीछा कर रही थी वो पार्कर का राक्षस था, कोई और नहीं। यहाँ एलिस के सहयोगी लोरेन रेनाई को सब कुछ बताती है। वो ये भी कहती है कि सभी का जीवन खतरे में है और जोश के शरीर में एक और आत्मा है और वो बच्चों को जोश से दूर रखने का सुझाव देती है। दूसरी तरफ एलिसा के सहयोगी जोश के घर जाते हैं ताकि वे जोश से पार्कर की आत्मा को मुक्त करा सकें। एलिसा के दो सहयोगी बाहर वैन में रुकते हैं जबकि वरिष्ठ दानव विज्ञानी घर के अंदर जाता है। वे पीछे जोश और वरिष्ठ दानव विज्ञानी की बातचीत सुन रहे थे। जब जोश पानी का गिलास लेने के लिए अंदर जाता है तो वरिष्ठ दानव विज्ञानी उसे बेहोश करने के लिए एक शामक इंजेक्शन निकालता है। अचानक जोश वहां आता है और एलिसा के सहयोगी से पूछता है, तुम्हारे हाथ में क्या है? फिर उस दानव विज्ञानी की नजर जोश के पीछे छिपे हाथ पर पड़ती है। जब दानव विज्ञानी जोश से पूछता है, तुम्हारे हाथ में क्या है? जोश जवाब देता है, अपने पासे से पूछो कि मेरे हाथ में क्या है। वो कहता है, मेरी माँ की आत्मा ने मुझे बताया है कि तुमने कल रात पासे का सही इस्तेमाल किया था। यहाँ पार्कर जोश के अंदर से बोल रहा था। उसे कल रात की घटनाएं याद आ गई थीं। फिर एलिसा का सहयोगी पासा नीचे फेंक देता है जिस पर चाकू शब्द दिखाई देता है और फिर जोश चाकू निकालकर एलिसा के वरिष्ठ सहयोगी पर हमला करता है। सब सुनकर एलिसा के अन्य सहयोगी वरिष्ठ की मदद के लिए घर के अंदर जाते हैं। अनियंत्रित होकर जोश दोनों सहयोगियों को बेहोश कर देता है और एलिसा के वरिष्ठ सहयोगी को मार डालता है। फिर ये देखा जाता है कि एलिसा का सहयोगी मृतकों की दुनिया में जोश की आत्मा की झलक देखता है। फिर एक भूत जोश से कुछ कहता है। जीवित होने के कारण जोश उस भूत को देख या सुन नहीं रहा था। वो भूत जोश से कहता है कि उसकी बेटी पार्कर दानव के कब्जे में है जो उसके घर की ओर इशारा करता है। फिर जोश अपने घर के सामने उसी दानव को देखता है जिसे अध्याय आई में भी देखा गया था। वो दानव घर में कदम रखता है। उसे देखकर जोश भी घर की ओर भागता है। वो दरवाजे पर जोर से दस्तक देता है। फिर बताया जाता है कि वो जोश की आत्मा थी जो रात में घर के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, कोई और नहीं, जो मृतकों की दुनिया में फंसी हुई थी। नीचे आकर जोश की आत्मा खुद को घर के अंदर पाती है। दरवाजा खोलकर जोश अपनी बेटी के जीवन को बचाने के लिए कमरे के अंदर जाता है और वो उसे दानव से बचाता है। जोश उस दानव का सामना करता है लेकिन दानव जोश से अधिक शक्तिशाली था। फिर एलिसा की आत्मा वहां आकर जोश की आत्मा का जीवन बचाती है। फिर एलिसा जोश से घोषणा करती है, ये तुम्हारी दुनिया नहीं है, अपनी दुनिया में वापस जाओ और अपने शरीर से मुक्त होने के बाद पार्कर की आत्मा को इस दुनिया में भेजो। लेकिन इसके लिए उसे पार्कर के घर जाना होगा। लेकिन जोश को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था। फिर एलिसा की आत्मा जोश की छोटी जोश के साथ एक बैठक आयोजित करती है। ये वो समय है जब युवा जोश काले कपड़े वाली महिला के बारे में पूछने के लिए छोटे जोश के बाद आता है। जोश छोटे जोश से जगह पूछता है वो कहाँ है और छोटा जोश उस जगह का खुलासा करता है जहाँ वो है। इसके विपरीत रेनाई और लोरेन घर के अंदर जाती हैं। अब जोश का शरीर पूरी तरह से पार्कर के कब्जे में था और वो उन दोनों पर हमला करता है। लोरेन को एक कमरे में बंद करके वो रेनाई को मारने ही वाला होता है। तभी डाल्टन वहां आता है और जोश के सिर पर बैट मारता है और रेनाई अपने बच्चों को लेकर स्टोर रूम में भाग जाती है। दूसरी तरफ जोश की आत्मा मृतकों की दुनिया से एलिसा और उसके सहयोगी की आत्माओं के साथ पार्कर के घर जाती है। वहां वे पार्कर के बचपन को देखते हैं। वे देखते हैं कि पार्कर की माँ उसे प्रताड़ित करते हुए लड़की के रूप में कपड़े पहनने के लिए मजबूर करती है
और वो उसे लड़के के रूप में नहीं बल्कि लड़की के रूप में तैयार करती थी। पार्कर को महिलाओं के कपड़े पहनने की आदत थी और उसकी माँ इसके पीछे का कारण थी। फिर पार्कर की माँ एलिसा और उसके सहयोगी को देखती है और वो उन पर हमला करती है। दूसरी तरफ डाल्टन रेनाई से कहता है कि वो मृतकों की दुनिया में जाकर जोश को बचाएगा। फिर डाल्टन वास्तविकता में मृतकों की दुनिया में जाता है। पार्कर ने जोश के शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। मृतकों की दुनिया में पार्कर की माँ जोश को मारने ही वाली है, जबकि वो वास्तविक दुनिया में डाल्टन को मारने के लिए पार्कर को हेरफेर करने वाली है। तभी एलिसा मृतकों की दुनिया में आकर जोश को बचाती है। एलिसा पीट कर पार्कर की माँ को कमजोर कर देती है। जैसे ही उसकी माँ कमजोर होती है, पार्कर भी वास्तविक दुनिया में अपनी ताकत खोने लगता है। वहाँ पहुंचकर लोरेन डाल्टन के शरीर को बचाती है। एलिसा मृतकों की दुनिया में जोश और उसके सहयोगी से कहती है कि तुम दोनों अभी भी जीवित हो, इसलिए अपनी वास्तविक दुनिया में वापस जाओ। कई भूतों से गुजरते हुए वे दोनों उस रास्ते की तलाश कर रहे हैं जो वास्तविक दुनिया की ओर जाता है। फिर डाल्टन वहाँ पहुँचता है, जो अपने पिता और एलिसा के सहयोगी को वास्तविक दुनिया में ले जाता है। जोश अपने शरीर में वापस आ जाता है। अब सब कुछ ठीक है। इसके विपरीत एलिसा का सहयोगी डाल्टन और जोश की उन सभी यादों को मिटा देता है जिसमें उन्होंने दूसरी दुनिया का दौरा किया था, ताकि वे फिर से उस दुनिया में न जा सकें। दूसरी तरफ एलिसा के सहयोगियों को दिखाया गया है जो एक घर में जाते हैं ताकि वे एक निवासी लड़की की मदद कर सकें जिसके पास कुछ रहस्यमय चीजें हैं। एलिसा भी उनके साथ है जो केवल उस लड़की के सामने दिखाई देती है, दूसरों के लिए नहीं। फिल्म यहीं खत्म होती है।